स्टेट में मैंने आपको बताया था 9 राज्य लगभग ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की। तो ये पहला आर्टिकल हो गया। ठीक है। दूसरे आर्टिकल बी वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कुछ मामले जिनके अंतर्गत ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए, और उसमें से जो तमाम विषय थे उसके संबंध में भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। ठीक है। अब उन ट्रिब्यूनल में से कुछ ट्रिब्यूनल्स की चर्चा की जाएगी। ये जो सारे ट्रिब्यूनल्स हम चर्चा करेंगे अभी अन्य मामलों के, वो आर्टिकल 323 बी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। क्योंकि 323 ए में सिर्फ एक ही अधिकरण है, वो है क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी अधिकरण हम चर्चा करेंगे ये सब अन्य मामलों वाले हैं, यानी प्रशासनिक मामलों से छोड़ के जितने भी उसके इतर मामले हैं वो सब अन्य मामलों में आएंगे, यानी अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें जो पहला से बंद करते हैं, इसमें जो पहला अधिकरण बनाया गया वो जल विवाद अधिकरण। आपको पता था कि भारत में जो हिमालयी नदियां हैं, है ना, उनकी origin जो मान लो हिमालय से होती है तो वो कई राज्यों से गुजरती है। अब कई राज्यों से गुजरने की वजह से उनमें राज्यों के बीच में नदी के जल को लेके विवाद हो जाता है। जैसे तमाम राज्य जो हाइड्रोलिटिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के चक्कर में बड़े बड़े डैम बना दे रहे हैं। अब बड़े डैम बनने की वजह से क्या होता है कि पानी की जो फ्लो है वो कम हो जाती है। तो एक राज्य तो फायदा उठा रहा है, दूसरा राज्य उससे नुकसान उठा रहा है। एक तो प्राकृतिक पानी को अवरोधित कर दिया, रोक दिया, दूसरे की सिंचाई की भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके राज्य में पानी कम हो जाता है ना। तो ये जो नदियां जाती है जिनमें तेज प्रवाह होता है वो राज्य इसका फायदा उठाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट करने के चक्कर में, है ना। तो इस प्रकार से जल विवाद बहुत हो जाता है, वाटर डिस्प्यूट होते हैं नदियों को लेकर। इसके लिए 1956 में ही इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1956। लेकिन इसमें इस अधिकरण में सिर्फ एक ही समस्या थी, यानी जब ये ट्रिब्यूनल वर्ड संविधान में शामिल नहीं था तभी भी नदियों को लेकर विवाद हुआ करता था। और वो मामला पहले न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खुद से किसी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करके उसकी निगरानी में एक आयोग बना दिया, है ना, और उसको ट्रिब्यूनल जैसा राइट दे दिया, अधिकार दे दिया। ठीक है। बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो मतलब इन वाटर डिस्प्यूट्स की, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे आयोग हैं अलग अलग नदियों के, जिसमें कुछ चर्चा करें हम। तो जैसे सबसे पुराना जो बनाया गया वो था रावी और ब्यास, है ना। तो रावी और ब्यास नदी पे एक आयोग बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो 1986 में बनाया गया। ठीक है। दूसरा कुछ उदाहरण ले लो, तो महानदी है, महानदी पे 2010 में बनाया गया। मत्स्यधारा नदी है, उस पे विवाद हुआ तो उस पे 2010 में ट्रिब्यूनल बना। एक मशहूर विवाद है कृष्णा नदी, आपको पता होगा, है ना, कृष्णा जल विवाद अधिकरण 2004 में बनाया गया। फिर महानदी, ठीक है, महानदी विवाद अधिकरण बनाया गया 2018 में। लिखना चाहो लिख रहे हो क्या? लिखना चाहो तो फिर से बोलता हूँ। रावी और ब्यास विवाद अधिकरण बनाया गया 1986 में, 86। ठीक है। देखो ये ऐसे एग्जाम है बेटे, इसमें आँख कान नाक एकदम खुले रखने पड़ते हैं, है ना। मतलब थोड़ा समझ के ज्यादा समझो। और ये कब होगा? जब आप खूब पढ़ने लगोगे। इससे पता चलता है कि आपका
पढ़ाई लिखाई कम है अभी, ठीक है। तो देखो ये नहीं कि मतलब मैं बनना चाहता हूँ इसलिए मैं इस क्लास में आया। अगर आप शिद्दत से बनना चाहते हो तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। फिर बहुत सूचनाओं का जो एक्चुअल में हमारे देश में एक समस्या है, हम सूचनाएं तो बहुत प्राप्त कर रहे हैं पर हमें फिल्टर करना नहीं आता, है ना। जैसे अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, मैं तो नहीं करता लेकिन जैसे आप करते हो तो आप देखते हो इसमें हजारों सूचनाएं रोज आती हैं। वो सूचनाएं बेसिर पैर की होती हैं, ना उसका कोई साइटेशन होता है कि वो कहाँ से ली गई है ना, उसके ना सोर्स दिखाए जाते हैं ना बताए जाते हैं। कई बार क्रिएट किए जाते हैं मामले, है ना। कई बार कई कई प्रोजेक्ट्स कागज पे प्लान किए जाते हैं और उसको पूरा मीडिएट किए जाते हैं, है ना? मीडिया के द्वारा भी। सोशल मीडिया मतलब मैं सिर्फ टीवी टेलीविजन को दोष नहीं देता, है ना। वो तो है ही है ऐसे। प्रिंट मीडिया, जब से ये पेड कल्चर शुरू हो गया ना, पेड, हर खबर छपवाने के लिए पैसे दो, ये पेड न्यूज जब से शुरू हुआ ना, तब से मीडिया ने अपने काम करने बंद कर दिए। अब आपको कोई खबर फैलानी है, कोई सनसनी फैलानी है तो आप पैसे खर्च करो, रातों रात आप स्टार, है ना। मीडिया किसी भी व्यक्ति को ये रातों रात हीरो बना सकता है, रातों रात जीरो बना सकता है ना। तुम्हारे कैरेक्टर को इतना ऐसा इतनी बार दिखाएंगे, इतने एंगल से दिखाएंगे कि तुम हीरो भी हो सकते हो और तुम जीरो भी हो सकते हो, चाहे तुमने कुछ किया ही ना हो, है ना। तो इनके चंगुल से बचना चाहिए और ऐसी सूचनाओं से जो भ्रामक हो, त्रुटिपूर्ण हो, इनसे भी हमें बचना चाहिए। हमारा दिमाग इस लेवल पे होना चाहिए कि हमें फिल्टर करना है सूचनाओं को। और जब आप नॉलेज की परिभाषा पढ़ते हो, नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन। और कौन सी इंफॉर्मेशन? ओनली वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड नॉलेज, है ना। ओनली वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन कैन बी नॉलेज, वही नॉलेज हो सकती है जिन सूचनाओं का कोई मूल्य हो। अगर आपके जीवन में कोई मूल्य ना हो, सूचना तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपके जीवन में कोई मूल्य ना हो तो सोचो आपका जीवन तो बेकार है ना। मूल्यों को अपने जीवन में जरूर बनाए रखना चाहिए। सिविल सर्विसेज का एग्जाम यही है कि आदमी बाद में कितना भी भ्रष्ट हो जाए पर वो इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको ऑनेस्टी आनी चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप वो एग्जाम क्रैश नहीं कर सकते। अब वो क्रैक करने के लिए आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, और ऑनेस्टी किसी के साथ नहीं कि मुझे दिखाओ। कई बार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कई बच्चे जो है, मान लो मैं क्लास ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का भी पढ़ाता हूँ, हालांकि मेरा स्पेशलाइजेशन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन का डिसिप्लिन का स्कॉलर हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मेरा तो आईआर में एक्सपर्ट है, तो कई बार क्लास में पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें कई बच्चे मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं जी ये है ऐसे, मतलब मैं तो पढ़ाने जा रहा हूँ फिर भी बोलते हो। तो ये सारी चीजें जो एक्सपर्टाइजेशन आपकी छोटी छोटी चीजों से आ रही है ना, आप यहाँ पढ़ ले रहे हो वहाँ पढ़ ले रहे हो, उससे अच्छा है कि आप कोई एक किताब पढ़ो। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जरूरी है कि हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक किताब पढ़ो और यूनिक किताब पढ़ो। ऐसी किताब सवर्ड, सबसे डेयरी किताबें तो बहुत है, उसके साथ
है ना। रेफरेंस बुक है, आप कहीं पढ़ सकते हो कई चीज, लेकिन ये किताब कोई ऐसी चुनो जिसको आप कई बार पढ़ो। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, अब मान लो एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, बस इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस बुक है, तुम कहीं से भी पढ़ लो, सोते जागते, है ना, सुभाष कश्यप को पढ़ना, हमारी संसद पढ़ लो, हमारा संविधान पढ़ लो, पढ़ते रहो, बिपिन चंद्र जी को पढ़ते रहो, है ना। रेफरेंस बुक है तो तुम एक दिन में पढ़ के खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो तुम्हारा बेस है ना, जैसे घर बनता है तो पिलर बनाए जाते हैं, तो वो पिलर पहले ढूंढो कि हर जनरल स्टडीज में अगर 10 सब्जेक्ट है तो उन 10 सब्जेक्टों के लिए एक किताब कौन है, एक एक किताब। अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। अच्छा, इस बात से भी नहीं घबराना चाहिए कि वो हिंदी में है या अंग्रेजी में है ना। देखो, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो भी अंग्रेजी की किताबें पढ़ सकते हैं। हाँ, तो तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि वो टेक्स्ट बुक अंग्रेजी में है। तुम तकनीकी सहारा लेके पढ़ सकते हो, चीजें नोट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, फैक्ट्स कर सकते हो। और तुम्हें मेंस राइटिंग करनी है तो तुम रेफरेंस बुकें पढ़ सकते हो, ठीक है, उससे जुड़ी हुई आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स लिखते हैं, शोध पत्र, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। बेहतरीन है, साइटेशन भी है, और उसमें एक तुम्हें नया नॉलेज मिलेगा, सोचने के नए तरीके मिलेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ने के आदत डालो। तो ये सब चीजें हैं ना। और बाकी तुम छोटी छोटी किताबों के चक्कर में अगर घूमते रहे तो फिर घूमते रहो। उस किताब को कई बार पढ़ो, जब तक वो तुम्हारे एकदम मनो मस्तिष्क में छप ना जाए, उसे पढ़ते रहो, 2 बार 3 बार लिखो, और रोज 2 पेज खुद से लिखने की कोशिश करो। ये मैं क्लास में बोलता हूँ, तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, हम फिर कभी मिले ना मिले, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 2 पेज या पहले 1 पेज ही लिखो। तुम देखो लिखने में कितनी मेहनत लगती है, पढ़ने में कोई मेहनत नहीं है। पर अगर तुम्हारे दिमाग में विचार ही नहीं आते फिर तुम छोड़ देना एकदम। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में विचार आते हैं, मतलब तुम अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो, और जब अच्छा आंसर राइटिंग करोगे तभी मेंस में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो 2 पेज लिखोगे। मैं सहारनपुर में बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसे पता ही होगा, पीजी लेवल के पीएचडी स्कॉलर भी है। पर लेकिन समस्या ये है कि वर्तनी तक शुद्ध नहीं है उनकी, है ना। मतलब चाहे वो कॉपी हिंदी में चेक कर लो चाहे अंग्रेजी में, वर्तनी की सैकड़ों अशुद्धियां रहती। तो लेकिन यहाँ तो तुम यूजी पीजी के स्टूडेंट हो, हम पास कर देते हैं, कोई भी पास कर देगा, मैं क्या हूँ। वो सब पास ही हो रहे हैं, है ना। अगर तुम ज्यादा फेल कर दिए तो सरकारी पूछ लेगी क्यों फेल कर दिया इतना, तुम पढ़ा ही नहीं पा रहे हो। है, टीचर क्यों फेल करेगा, उसके ऊपर, अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है उसको, है। भाई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तभी तो तुम फेल हो रहे हो। सरकार तो यही कहेगी कि भाई मैं तुम्हें अपॉइंट किया और तुमने गलत पढ़ाया इसलिए फेल हुए सब। तो ये जो पास करने की परंपरा चल रही है ना, इसने बहुत नुकसान किया। और ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ये स्वर्णिम अवसर भी है। कैसे? क्योंकि 10,000 में से तो 9,999 गधे एक ही हैं उसमें जो सबसे अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, और उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है बेटे। तुम कोई भी एग्जाम चाहोगे क्रैक कर लोगे, तुम भीड़ मत देखो, उस भीड़ में से वो उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि वो कौन है, एक जो 1,000 में से एक खड़ा है ना। तो तुम तो 1,000 थोड़ी देखोगे, तुम सिर्फ खुद को देखो, और तुम ये बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई सोच भी नहीं पाता है। कोई, हमारे एक प्रोफेसर थे, मैं जब वहाँ यूनिवर्सिटी में था तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, नहीं बहुत अच्छा लिखते थे, उनके बड़े किताबें थी,
पर अच्छा पढ़ा नहीं पाते थे। ठीक है, तो हमें कम समझ में आता था, लेकिन हम फिर भी बैठे रहते थे, क्योंकि उनके क्लास में हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। जैसे दो दो चार चार इधर बात करें, मतलब कुछ फैक्चुअल चीजें मिल जाती, हम बैठते थे क्लास करते थे, पर कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि कभी यहाँ पढ़ा रहे, कभी दूसरी जगह चले गए। लेकिन फिर वो बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी, उन्होंने उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा पढ़ा नहीं सकता। बाद में वो ART, आपको पता होगा PCS में एक पोस्ट आती है ARTO, है ना, ARTO बन के चले गए। तो इस तरीके की उन्होंने अपने लिए रास्ता चुना, है ना। उन्हें लगा कि मैं बच्चों को उसने हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है, उनके पास नॉलेज बहुत था, और बहुत अच्छा लिखते भी थे, बहुत अच्छा नॉलेज भी था उनका। इसका फायदा भी मिला उन्हें, जैसे एग्जाम में बैठे पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, उसके पहले उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, समझे। तो इस तरीके की चीजें भी हो जाती कई बार, आपको लगता नहीं कि आपके अंदर क्या है, लेकिन आपको पता लगाना पड़ेगा ना अपनी खूबियां, अपनी कमियां। खूबियों पे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमियों पे तो वर्क करना पड़ेगा, तभी तो सुधरेगी। तो 2 पेज पहले, आधा पेज लिखो रोज, डेली, और दूसरे से चेक कराओ। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक है, तुम्हारी नज़र में ये ठीक है, तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लो। और उसमें डरो मत कि ये, इसका तुम काट दोगे तो ये कहेगी कि तुमने तो मेरा सारा काट दिया। तुम इसके सारे काट दो, सारे वर्ड काट दो, लेकिन तुम्हें इसे बताना पड़ेगा जस्टिफिकेशन कि तुमने क्यों काटा। ये गलत है, ये सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है, या तुमने गलत जगह गलत चीजें लिख ली, या वर्ड की वर्तनी गलत है ना। इन चीजों पे काम करोगे तभी। ये तो मेरी छोटी सी एडवाइस थी तुम्हारे लिए, चाहो तो काम करो, पर बहुत सारी किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले एक सेंटेंस बोला ना, नॉलेज को फिल्टर करना आना चाहिए। जिस दिन तुम ये समझ गए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन तुम सफल हो जाओ। क्या चीजें मेरे काम की है, फालतू उलझो मत। फालतू, अगर तुम इस एग्जाम में हो तो तुम्हें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। घर वाले 10 बात बोले तब भी तुम अपने काम से काम रखो, एक शब्द किसी का जवाब नहीं दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे मन में, मनो मस्तिष्क में सुकून बैठेगा। अब जब तुम सुकून में रहोगे तभी तुम परफॉर्म कर सकते हो। कोई व्यक्ति स्ट्रेस में परफॉर्म नहीं करता। तुम कितने भी टॉपर्स देख लो, उनके लिए माहौल क्रिएट किए जाते हैं। और जो तुम देखते हो कि 2 4 इधर उधर से हो जाते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, इतनी मेहनत की होगी कि उतने स्ट्रेस के बाद वो सफल हुए। तो तुम्हारे अंदर पता नहीं वो काबिलियत हो ना हो। तो इससे अच्छा ये है कि तुम हर चीजों से बचो, अपने काम से काम रखो, है ना। कम बोलो, ज्यादा नहीं बोलोगे तो उससे भी ऊर्जा की बचत होगी, है ना। ज्यादा बोलने से भी ऊर्जा हो जाती है, खत्म हो जाती है। कई बार हमारे हमें पूरी क्लास पढ़ानी पड़ती कई घंटे, तो हम घर पे कुछ नहीं पढ़ पाते, सो जाते हैं खा के, है ना। तो आपको हर चीज से बचना है, तभी इस एग्जाम में परफॉर्म करोगे। और अपनी कमियों को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाओ, कोई एक टॉपिक पढ़ो, खूब पढ़ो, 2 3 दिन पढ़ो, फिर लिखो। ठीक है, एक बार तुम लिखना सीख गए ना, तुम इस नौकरी में जाओ या ना जाओ, वो तो मान लो तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की इच्छा है, उस पर तो कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे लिए हर प्रकार के दरवाजे खुले हैं, तुम कहीं भी जाओगे सफल हो जाओगे, इसके अलावा भी, क्योंकि जिंदगी यही तो नहीं है ना। तुम कुछ भी बन सकते हो जीवन में, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखना आ गया तो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा था 1956 में एक आयोग बना, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। उसके अंतर्गत अलग अलग नदियों के जो विवाद थे राज्यों के साथ, उनके लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा रही थी। फिर सरकार को ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारी नदियों के लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल हो गए, है ना। इसलिए उन्होंने एक दूसरा एक्ट ले आए, वो 2019 में जुलाई 2019 में ये एक्ट पास हुआ, और इसमें स्टैंड अलोन की बात की गई, है ना।
स्टैंड एलोन बिल था ये। इसका शब्द का मतलब ये हुआ कि सभी आयोगों के लिए जो अलग अलग नदियों पे बने हुए हैं, उन सभी आयोगों के लिए अब एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है, ये सभी नदियों के लिए एक ही ट्रिब्यूनल बनाएगा। समझ गए? अब क्या है कि आप चाहे महानदी की बात हो या कृष्णा नदी की बात हो या बंजारा नदी की बात हो या रावी व्यास की बात हो, वो सभी नदियों के लिए सिर्फ एक ट्रिब्यूनल की स्थापना कर। समझ गए बात? लिखना चाहो तो मैंने तुम्हें बताया था, रावी और ब्यास नदी पे 1986 में बना, 1986 में। महानदी पे 2018 में बना। कृष्णा जल विवाद अधिकरण जो है वो 2004 में बना। और महानदी और वंशधारा, सॉरी महानदी नहीं है, महादई। महादई के साउथ की नदी है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। महादई और वंशधारा दो ऐसी नदियां हैं जो 2010 में उस पे। अब दूसरा देखो, एक ट्रिब्यूनल आया जिसको कहते हैं सशस्त्र बल अधिकरण, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। अच्छा, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की जरूरत क्या थी? जैसे मान लो आर्मी में जितने अधिकारी काम कर रहे हैं, ठीक है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ये 2007 में बना, ठीक है, 2007। जैसे आर्मी में बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कोर्ट मार्शल होता है उनके, है ना, या बहुत सारे इसमें विवाद होते हैं प्रमोशन को लेके, इंक्रीमेंट को लेके, है ना। अब आर्मी में तो तुम्हें पता होगा कि सिविल कोड बहुत जबरदस्त फॉलो होता है। उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई आप अपने बड़े अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब शिकायतें जो है आर्मी में भी बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमारे देश की आर्मी एक बहुत बड़ी संख्या है अधिकारियों की, फोर्सेस की। इसलिए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बनाया गया 2007 में। अब देखो, ट्रिब्यूनल में आपको पता होगा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, आपको मैंने शुरू में बताया। तो इसमें कहीं कंप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, किसी भी व्यक्ति को सीधे वो ट्रिब्यूनल में जा सकता था। और ये, अच्छा, इसमें एक विवाद और मामला बाद में आया था। जैसे 1992 में आपको पता होगा पहली बार महिलाएं आर्मी में आई, है ना, सेना में आई। और उस समय बोलते थे 60 सर्विस कमीशन, ठीक है। तो महिलाओं को शामिल किया गया 1992 में आर्मी में, और उसमें 60 सर्विस कमीशन दिया जाता था। मतलब महिलाएं अल्पावधि के लिए 7-8 सालों के लिए आर्मी में रहती थी, फिर रिटायर होती थी। फिर 2008 में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया, ठीक है, जिसमें वो बड़े पदों तक जा सकती थी। पर लेकिन कुछ विंग थे, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग था, एजुकेशन कोर विंग था, इन चीजों पे महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया। ये भी एक विवाद का मुद्दा था। ये सब मामले भी महिलाओं से जुड़े हुए जो आर्म फोर्सेस के विवाद थे, वो भी ट्रिब्यूनल में सीधे जाने लगे, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल की आवश्यकता इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ गई। दूसरे कई मामले थे जिसमें कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, तमाम तरीके से रिवार्ड लेने के चक्कर में आपने पढ़ा होगा कई अधिकारी, मतलब सैनिक एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। सेना के बारे में तो ज्यादा कुछ, लेकिन अंदरूनी मामले बहुत ज्यादा है। कई बार पेंशन को लेके, कई बार जो है प्रमोशन को लेके, कई बार आपको पता होगा कि रैंक्स दी जाती है उन्हें, है ना, लेफ्टिनेंट में, कैप्टन, मेजर, है ना। तो इन सब जो रैंक्स को लेकर विवाद होता है कि सेम टाइम पे जो है इंडिया और अलग अलग रैंक्स में लोग चले गए, ठीक है, और एक आदमी का प्रमोशन ही हो गया, वो कैप्टन ही रह गया, है ना। तो इस किस तो ये किस आधार पे वो मेजर हो गया? तो बहुत सारे ग्राउंड थे जिन पे आर्मी में जो होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, उनमें विवाद होता था। तो इसलिए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल 2007 में बनाया।
अच्छा, ये तुम लोग लिख लेना चाहो तो एक वर्ड में लिख लो इसको। जो सेना एक्ट था, सेना अधिनियम यानी आर्मी, वो 1950 में, और नौसेना अधिनियम 1957 में, और वायुसेना अधिनियम जो है 1950, यानी कि सेना कमीशन, सेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम 1950 में बना, और नौसेना अधिनियम 1957 में बना। इसके अधीन ये प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि कमीशन होता है तो उसकी नियुक्ति के संबंध में, उसकी सेवा शर्तों के संबंध में कोई भी विवाद होगा तो उसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा सुलझाया जाएगा। लेकिन बनने में बहुत टाइम लग गया। समझ गए बात को? यानी 1950 में ही आर्मी अधिनियम भी बनाया जा चुका था और एयरफोर्स अधिनियम भी बनाया जा चुका था। 1956-57 में नौसेना अधिनियम बनाया गया, और तीनों अधिनियमों में ये व्यवस्था थी कि यदि अधिकारी या जो सेना में लोग नियुक्त हैं उनके कमीशन से संबंधित, कब कमीशन हो रहे हैं, परमानेंट कमीशन हो रहा है या शॉर्ट सर्विस कमीशन हो रहा है, ठीक है, किस कोर में जा सकते हैं, या उनके प्रमोशन से कोई मामला जुड़ा है, या उनके सेवा शर्तों से संबंधित कोई विवाद होता है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। लेकिन वो बना कब? 2007। ठीक है। देखो, नई दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ है, मतलब मेन ब्रांच है। इसके अलावा चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई और जयपुर में जो है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की और जो क्षेत्रीय पीठ है, ठीक है, रीजनल। देखो, प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है, यानी एक रिटायर्ड जज होगा और एक कोई ऑफिसर होगा। ठीक है। जैसे तुम्हें पता होगा एक आर्मी में पोस्ट होता है जैज, JAG, उसको बोलते हैं जज एडवोकेट जनरल। जैसे आप भारतीय संविधान पढ़ते होंगे तो 3 प्रकार के शब्द आते हैं। हम्म, दो। देखो, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है, और एडवोकेट में 165। ठीक है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, यानी भारत सरकार के मुकदमे की, अगर मान लो आपने भारत सरकार के कोई खिलाफ कोई मुकदमा किया किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, तो भारत सरकार की तरफ से पैरवी कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, ठीक है, लॉ ऑफिसर नियुक्त किया। फिर संविधान में ही इसकी पोस्ट। दूसरे, एडवोकेट जनरल, अगर स्टेट लेवल पे कोई मामला होता है तो स्टेट की तरफ से पैरवी करने वाला अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। वैसे आर्मी में भी ये बनाया गया है जज एडवोकेट जनरल। ठीक है। तो जज एडवोकेट जनरल को भी से जो होता है वो सेना का विधिक अधिकारी होता है या न्यायिक प्रमुख होता है, और ये भी प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा देखो, जो न्यायिक सदस्य के रूप में होता है वो तो उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन होगा? तो उसकी रैंक कम से कम मेजर जनरल की होनी चाहिए। मेजर जनरल या उससे ऊपर की रैंक वाला उसका ट्रिब्यूनल का मेंबर। अच्छा, एक चीज मैं पता नहीं बताया था कि नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे या जितने भी ट्रिब्यूनल बने हुए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जो चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड जज ही होगा। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी भी उसके मेंबर होते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी भी उसके चेयरपर्सन हो सकते हैं। ठीक है।
लेकिन एक संवैधानिक परंपरा है कि अगर आप जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, तो आपको जज के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी भी चेयरपर्सन। और अभी जो विवाद चल रहा है ना रिफॉर्म का, उसमें यही मसला है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी, अब जो सरकार चाहती है कि ट्रिब्यूनल में जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए उसमें, ठीक है, तभी नियुक्तियां ज्यादा से ज्यादा हो सकती, क्योंकि रिटायर्ड जज इतने कहाँ मिलते हैं भाई। रिटायर्ड जज बहुत सारे तो काम ही नहीं करना चाहते, एक तो वो खुद ही 62 साल में मिल जाते हैं, मान लो हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले तो 65 के पहले नहीं मिलते, ठीक है, कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाता है इन्हें, फिर इधर उधर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पीठ के अध्यक्ष बने ही रहते हैं, तो ट्रिब्यूनल में कहाँ से आएंगे, है ना। इसलिए सरकार चाह रही है कि उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष बने। अब एक महत्वपूर्ण इसके अलावा एक ट्रिब्यूनल है जिसके बारे में सवाल आता रहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम सुने इसका, एनजीटी, इसका नाम बहुत आता है। ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इसको बोलते ही है। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है एनजीटी के, कोई बताएगा? एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, ये वर्तमान में है। अब देखो, दो दो तीन प्रकार के अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहले ही पास किए गए थे एनजीटी के पहले। एनजीटी तो कब बनी? 2010 में बनी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2010 में किया गया, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रकार के फैसले लेने में सक्षम है, और उसके फैसले का जो राइट होता है वो हाई कोर्ट के न्यायालय के बराबर होता है। इसके अलावा वो जो एनजीटी का न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, वो किसी भी व्यक्ति को या संस्था को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा और इंडिविजुअल मामले में 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, और मामला अगर कारपोरेट या संस्था पे है तो 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जो एनजीटी है ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसकी जो, ऐसा नहीं है कि भारत में पर्यावरण के संबंध में कानून नहीं थे। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम एक 1995 में भी बना, और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में। ठीक है, तो अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में तो बन गया, लेकिन कोई अपीलीय प्राधिकरण बना नहीं। वो कब बना? 2010 में बना। और एक संस्थान की ऐसी आवश्यकता भी थी कि जो पर्यावरण के विषयों पर अधिक कुशलता से काम कर सके, निर्णय लेने में सक्षम हो, क्योंकि आपको पता होगा कि पर्यावरण के संबंध में पूरी दुनिया में एक जागरूकता चलनी शुरू हुई 2000, मतलब 21वीं सदी जब शुरू हुई 2001, 4, 5 के बाद, तो 2010 तक ये मामला बहुत प्रभावी हो गया। और जो हमारे देश में जो विधि आयोग था, बना था उस समय, उसकी 186वीं रिपोर्ट में भी इस बात की कल्पना की गई थी, यह सुझाव दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो एनजीटी जैसे संस्थान बने हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, और वो राष्ट्र के मामले देखते हैं जिसमें पर्यावरण के संबंध में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए।
इसलिए वो जो 186वीं रिपोर्ट थी नीति आयोग की 186 है ना, इसकी रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा ये भी टॉपिक है तुम लोग पढ़ना, लॉ कमीशन है ना, वो लॉर्ड मैकाले के टाइम से गठित होता चला आ रहा है ना। हर बार एक नया विधि आयोग बनाया जाता है भारत में, 5-5 सालों में वो रिकमेंडेशन देता है। तो ये भी एक टॉपिक है, तुम नोट कर लो, इसे पढ़ लेना अच्छे से। कितने लॉ कमीशन बने अब तक है ना, कौन कौन उसका अध्यक्ष रहा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, किस लॉ कमीशन में कौन सी रिपोर्ट सबसे ज्यादा आई। तो इस तरीके से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट समझ रहे हो है ना, जो जल्दी से जल्दी त्वरित मामले को निपटारे के लिए काम करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना। और एक चीज और याद रखना, जितने भी ट्रिब्यूनल है वो क्वासी फेडरल है, अरे क्वासी जुडिशियल है, या इसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक है ना। कैसे हैं, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करते हैं। इसीलिए देखो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम या नेशनल ग्रीन एक्ट जो बना था वो 2010 में बना, उसके आधार पर एनजीटी का गठन। अच्छा, इसमें एक प्रावधान और ये है कि एनजीटी में अगर कोई भी मामला जाता है तो विद इन 6 मंथ उस मामले के निपटारे करने की आवश्यकता होती है। 6 महीने के अंदर एनजीटी उस मामले के निपटारे के लिए काम करेगी। ठीक है, आप देखो कि भारत में वैसे भी पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है ना। और दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो भारत को ही जिम्मेदार मानते हैं। भारत या भारत जैसे विकासशील देश, अभी पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या जो गैसें हैं उसके उत्पादन में नंबर 1 कौन है, चाइना है ना, या उसके बाद अमेरिका है। भारत का नंबर तो बाद में आता है ना। लेकिन भारत या कोई भी तुम देखोगे अंतरराष्ट्रीय मंच है तो उसमें विकासशील देशों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। कभी ओजोन डिफ्लेशन हो रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है ना, तो वो तो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज को भी करना चाहिए फॉलो, पर वो नहीं करते है ना। भारत या भारत जैसे विकासशील देशों को लेकर ज्यादा क्या करते हैं। अभी जीरो इमिशन का मामला चल रहा है भारत में है ना, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी भारत में नहीं हुआ, रोजगार भी नहीं हुआ है ना, और हम सबसे ज्यादा जीरो इमिशन की तरफ जा रहे हैं। चलो ये तो अच्छा है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन पर्यावरण तो एक दूसरे से मिक्स है ना। अगर कोई अमेरिकन खूब ज्यादा औद्योगिक प्रदूषण करेगा तो क्या वो भारत तक इफेक्ट नहीं जाएगा, 40-50 साल बाद जाएगा है ना। या देखो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, तो जितने समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अब उससे जो समुद्र किनारे जितने भी देश हैं अगले आने वाले 30-40 सालों में डूब जाए। मौसम शिफ्ट हो रहा है, तो ये पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। स्किन डिजीज बढ़ती जा रही है, पहाड़ी क्षेत्रों पे देखो खूब तेजी से बढ़ रहा है ना। हम आप तो थोड़ा सा धूप हुआ तो घर में भाग जाते हैं, पर जो लोग हार्ट या ऐसी कंडीशन में काम करते हैं उन्हें काम करना है, उनके लिए तो पर्यावरण हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे या दुनिया के किसी भी देश में अगर ज्यादा पड़ने लगी तो वहां के लोगों के लिए क्या हाल होगा। तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मसला ऐसा है जिसपे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी हो है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पे क्या होता है कि जो बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं वो क्या करते हैं, वो जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं। तो जी जिम्मेदारी भी तय करना है तो परसेंटेज के हिसाब से करो ना, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है।
फिर उन्होंने एक नया फार्मूला ला दिया, कार्बन क्रेडिट का। पढ़ा है उसे? कार्बन क्रेडिट है? नाम नहीं सुना इसका? है? यही मामला है, कार्बन क्रेडिट को खरीद ले रहे हैं। जैसे मान लो मैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मान लो कोई देश रोक रहा है, इथोपिया, सोमालिया, कई ऐसे देश होंगे जो लीस्ट डेवलप होंगे, मैं उनके जो शेयर है 5% के, अब उन्होंने जीरो एमिशन किया तो हम वो क्रेडिट खरीद लिए। तो अब जो विकसित डेवलप कंट्रीज है वो ये काम करने लगे। तो इस तरह काम थोड़ी होता है, बताओ। अगर आपको जिम्मेदारी तय करनी है तो सबको करनी पड़ेगी, और जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको सबको बराबर रूप से कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम देखो तो भारत तो बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है ना। अभी इलेक्ट्रिक की स्कूटी आ गई, कार आ रही है, क्या क्या है ना, धीरे धीरे। और हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या जो क्लीन एनर्जी है उसके सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ, है ना, जियो थर्मल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं तमाम जगहों पे। अच्छा, एक सवाल इसमें बनता है एनजीटी में कि ये अक्टूबर 2010 में अस्तित्व में आई है ना। दरअसल ये पर्यावरण से जुड़ी हुई पीठ है ना, तो इसलिए इससे सबसे ज्यादा सवाल भी आते हैं। तो जब भी आप एग्जाम में जाना, इसके वर्तमान चेयरपर्सन को पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ये बना था, जस्टिस स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व में बना था। तो पहले चेयरपर्सन इसके कौन थे? ठीक है, एनजीटी। इसके अलावा देखो एक अलग आयोग है, मैंने कहा रख दिया, लेके चले गए, मैं नहीं बैठ रहा नहीं नहीं, ठीक है, जरूर नहीं, अभी बहुत देर है। आयकर, पीबी अधिकारी, ठीक है। ये भी बनाया गया, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 252 में इसका उपबंध, आयकर अधिनियम 1900, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें आर्टिकल होगा बहुत सारे, उसमें सॉरी धारा समझ रहे हो ना, आर्टिकल या अनुच्छेद बोलते हैं इसको। धारा 252 के अंतर्गत आयकर अधिनियम बनाया गया। इसमें आप इनकम टैक्स से जुड़े हुए किसी भी मामले को लेके अपील कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल या इंस्टीट्यूशनल या कॉर्पोरेट लेवल पे भी आप सीधे ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं। एक देखो, अब इस प्रकार तुम देखोगे तो ट्रिब्यूनल बहुत सारे हैं, गूगल करोगे तो तुम्हें कम से कम मिलेंगे 200-300 ट्रिब्यूनल जो भारत में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रम कानूनों के आधार पे, है ना। लेकिन 2-4 ट्रिब्यूनल्स की चर्चा मैंने की तुम्हारे साथ। इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि ये कानून के अंतर्गत
या संविधान के अंतर्गत गठित नहीं की जाती। पहली विशेषता ये है। इसको लीगल कानून जो बनाए जाते हैं, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं सांविधिक, है ना, सांविधिक कानूनों के द्वारा निर्मित किया जाता है। और सांविधिक संस्थाएं भी है, लीगल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। देखो कई बार हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, सांविधिक और संवैधानिक। वोट देने का अधिकार क्या है? कितने लोग संवैधानिक वाले हैं? सारे। वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार सांविधिक है, लीगल राइट्स है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। संविधान में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। संविधान में कहीं लिखा है कि आपको वोट देने का अधिकार होगा जब आप 21 साल के हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे? ये एक सांविधिक कानून है, लीगल राइट्स है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। लेजिस्लेचर के द्वारा ये उपबंध किया गया, ये प्रावधान किया गया कि जब आप 21 साल के हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा, आप निर्वाचन में भाग लो, ठीक है। फिर 1961 में उसको 61वां संविधान संशोधन 1988 में उसको संशोधन कर दिया गया। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। और हम अब कितने पे वोट देते हैं, कितने साल पे? 18 साल, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन याद रखना, ठीक है। ये सब प्रक्रिया लीगल राइट है, संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो जब आप मैट्रिक का एग्जाम देने जाओ तो ये मार देना कि ये संवैधान है, ठीक है। ये सांविधिक है। अगर उसमें सांविधिक शब्द नहीं समझ में आए तो उसका अंग्रेजी वर्जन देखना, लीगल राइट, है ना। इसके अलावा देखो, जो प्रशासनिक अधिकरण होता है वो राज्य की या केंद्र की न्यायिक शक्ति के आधार पर होता है। जो कानून बनाए जाते हैं, लीगल कानून बनाए जाते हैं, उनके आधार पर काम करता है। यानी ये शुद्ध प्रकार के प्रशासनिक कार्यों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनके आधार पर काम करता है। तीसरा, इसकी विशेषता है कि ये प्राकृतिक न्याय के आधार पर काम करता है। ये किसी भी प्रोसीजर सिविल कोड को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस के आधार पर या प्राकृतिक न्याय के रूप में काम करता है। अच्छा, इसमें देखो कोई कोई हायरार्की की बात नहीं होती, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है इसमें। आप सीधे अपील के लिए जा सकते हैं। दूसरे, आपको किसी भी प्रकार की कठोर प्रक्रिया या साक्ष्य एकत्रीकरण के काम में व्यस्त नहीं होना पड़ता। यानी ऐसा नहीं कि किसी मामले में आपको कोई कोई प्रोसीजर से गुजरना पड़े या एविडेंस कलेक्ट करने की बात की जाती है, इस तरीके का कोई काम ट्रिब्यूनल में नहीं होता। आप अपील करो, ट्रिब्यूनल वो सारा कुछ देखेगा। ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा अंतर है, समझ लेते हैं। न्यायालय और अधिकरण में डिफरेंस क्या है? जुडिशरी और ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है, किताबों में लिखा है, मैं तो बस चर्चा कर रहा हूँ, है ना। किताबों में लिखा है, तुम पढ़ सकते हो। तो पहला अंतर है कि ये जो न्यायालय होता है, कोर्ट ऑफ लॉ होता है, ये पारंपरिक न्याय प्रणाली का भाग है जो हमारे देश में होती रही, ठीक है। जैसे न्यायिक शक्तियां जो संविधान से जो कानून प्राप्त करती हैं उनके आधार पर वो काम करती हैं, न्यायपालिका। प्रशासनिक अधिकरण एक ऐसी एजेंसी है जिसपे सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और उनके आधार पर वो काम करते हैं, ठीक है।
जो न्यायालय होता है वो नागरिक प्रकृति के मामले देखता है, मुकदमों का परीक्षण करता है, जबकि अधिकरण को अर्ध न्यायिक दर्जा प्राप्त होता है वो और विशेष मामले को ही देखता है। यानी आयकर वाले में सिर्फ आयकर वाला ही मामला जाएगा, प्रशासनिक में सिर्फ प्रशासनिक में जाएगा। क्या ट्रिब्यूनल वाले कानून नहीं बनाते, कानून संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा और उसी के द्वारा ट्रिब्यूनल अधिनियमित। ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से काम करती है, ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल कभी भी कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता, वो कार्यपालिका के अधीन ही काम करता है और कार्यपालिका उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अलग अलग कानून बनाती रहती है। जैसे मान लो आयकर अधिनियम में कुछ संशोधन कर दिया, अब ट्रिब्यूनल जो है उस अधिनियम के आधार पर काम करने लगेगा। ठीक है। मान लो टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया, तो अगर टैक्स की छूट के लिए कोई वहां गया हुआ है तो वो हट जाएगा मामला। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल हमेशा जो है, जो कार्यपालिका के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा जो समय समय पे कानून पास किए जाते हैं उसके आधार पे काम करते हैं। तीसरा देखो, न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो आपको पता होगा लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि जो भारत का न्यायाधीश होगा वो एलएलबी एलएलएम और पीएचडी होगा। देखो, आप जब संविधान पढ़ते हैं, ये हमारे संविधान की बहुत बढ़िया विशेषता है, तो उसमें एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो, यानी राष्ट्रपति को ये समझ में आएगा कि भाई ये कानून का जानकार है, तो आपको जज अपॉइंट कर देगा। आपके पास और कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की नजर में आप ला एक्सपर्ट। ठीक है। लेकिन ला एक्सपर्ट ही जज बनते हैं, पारंपरिक जो न्याय प्रणाली। ठीक है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें कोई भी अधिकरण का जज बन सकता है, प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है और जज भी बन सकता है। यानी उसके अध्यक्ष को लॉ में कोई प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग, क्योंकि वो तो सरकारी कानूनों के आधार पर काम करना है। भाई कोई अध्यक्ष, कोई अधिनियम पारित हुआ तो उसके आधार पर फैसले देने होते हैं। इसके अलावा देखो, जो न्यायपालिका होती है वो प्रोसीजर और एविडेंस के आधार पर काम करती है। यानी आपको पहले प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, पहले कचहरी में जाना पड़ेगा, जिला जज के पास जाना पड़ेगा, है ना, फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, आप सीधे ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, ये अंतर होता है। उसमें प्रोसीजर और एविडेंस कोई आवश्यक नहीं है अपनी बात आपको रखने के लिए। दूसरे, न्यायालय के फैसले रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले रिकॉर्ड के लिए नहीं होते। वो अच्छा, जो न्यायालय के फैसले होते हैं वो कलेक्टिव इफेक्ट पे काम करते हैं। यानी एक ने अगर मान लो किसी मामले में तुम राहत ले आए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोगों को वो फायदा पहुंचाएगा, है ना। वो एक एविडेंस के रूप में काम करता है। तुम्हें पता होगा हमारे देश का सब जो न्यायालय है वो अभिलेख प्रकृति का है, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। यानी अगर एक हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो उस फैसले के दम पे हम अन्य हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं और अपने फैसले को पलट सकते हैं। ठीक है। यानी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं वो एक एविडेंस होते हैं आने वाले फैसलों के लिए। भविष्य में जो भी फैसले होंगे वो इनको निगरानी में रख के, इनको ध्यान में रख के किए जाते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से ये रिकॉर्डेड होता है, अभिलेख होता है, जिसका इस्तेमाल सबऑर्डिनेट जो है न्यायालय करती रहती है। दूसरे जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें इस तरीके की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ तुम्हारे सवाल हो तो बताओ, फिर जो हम अगली बार मिलेंगे तो हम जो है कमीशंस के बारे में बात करेंगे, जितने भी
भारत में कमीशन। ठीक है, कुछ सवाल हो तो पूछो, कहीं से भी कुछ भी, कोई दिक्कत हो। कुछ नहीं। तो जो पढ़ाया वो समझ में आया? नहीं आया? या तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो किताबें पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो वैसे भी काफी स्लो पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे है, इतना भागने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन में सारा थोड़ी सीख लेना चाहिए। तो तुम जो है वो पढ़ना आज, ठीक है, फिर अगली क्लास में हम अगर मिले। मेरा होगा 16 तारीख को। हाँ, यदि हम मिले तो फिर कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।